In this video, we will study about immunity. Now, first of all, what does it mean? Immunity का meaning क्या होता है बेटा? तो immunity is the ability of the body, और body यहाँ पे किसकी है बेटा? होस्ट की. होस्ट किसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है? जैसे हम ये कहते हैं कि एक पैथोजन है, पैथोजन जो इस पे जिसकी बॉडी पे अटैक करता है उसको हम होस्ट कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पे एबिलिटी ऑफ द बॉडी ऑफ द होस्ट, यानी जिस पर पैथोजन अटैक कर रहा है वो क्या कहलाएगा? होस्ट. तो द एबिलिटी ऑफ द बॉडी ऑफ द होस्ट टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी. ओके, नाउ इम्यूनिटी को हम मेजर तौर पे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. मीन्स इम्यूनिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज द इन्नेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. नाउ इन्नेट मीन्स होता है बाय बर्थ, मीन्स द इम्यूनिटी विच इज़ प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल बाय बर्थ. जन्म के समय से ही वो कैपेबिलिटी जो किसी पैथोजन जो किसी होस्ट में प्रेजेंट हो, जो किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, सो दैट इट कैन फाइट अगेंस्ट पैथोजन, दैट इज कॉल्ड एज इन्नेट इम्यूनिटी. while the other one is called as acquired immunity. acquired मतलब होता है acquire करना, लेना. तो वो इम्यूनिटी जो हमने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करी है, दैट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. नाउ इन्नेट इम्यूनिटी में हम सिंपली लेते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी डिफरेंट टाइप की होती है हमारी बॉडी में. वन इज द फिजिकल बैरियर, सेकेंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड सेल्यूलर बैरियर एंड फोर्थ साइटोकाइन बैरियर. नाउ फर्स्ट हम देखेंगे बेटा इन्नेट इम्यूनिटी किसे कहते हैं. तो इन्नेट इम्यूनिटी कैसी होती है बेटा? सबसे पहले तो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है. नाउ व्हाट डज इट मीन कि नॉन स्पेसिफिक? नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि इट प्रोवाइड, दिस इम्यूनिटी प्रोवाइड अस प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल द पैथोजन. यानी हमारी बॉडी में किसी भी पैथोजन की एंट्री को ये प्रोटेक्ट करता है. यानी किसी पे भी ये नहीं कि स्पेसिफिकली इसको ही अटैक करेगा. नो, ईच एंड एवरी पैथोजन विच इज ट्राई टू कम इन आवर बॉडी, इट डज नॉट अलाउ टू डू सो. तो दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर एज नॉन स्पेसिफिक. यानी एक पर्टिकुलर पैथोजन की भाई ये केवल बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, या ये केवल वायरस पे अटैक करेगा, या ये प्रोटोजोआ पे अटैक करेगा. नो, इट अटैक्स ऑन everyone. Yeah, you can say it does not allow any of the pathogen to enter into our body. So it is a non-specific type of defense. Second आता है, क्योंकि innate है, innate का meaning होता है बेटा by birth, तो it means it is present at the time of birth also. birth के टाइम से ही present है. अब ये क्या है बेटा innate immunity? तो these are the barriers. ये barrier है, रोकते हैं बेटा. पहले ऑलवेज अवेलेबल टू प्रोटेक्ट द बॉडी, हमेशा बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अवेलेबल रहते हैं. एंड दीज बैरियर्स, इन बैरियर्स को अगर हम देखें तो दे आर ऑफ फोर टाइप्स. फोर टाइप्स के बैरियर हमने पढ़े थे, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर और साइटोकाइन बैरियर. अब हम ये देखेंगे कि इन बैरियर्स में कैसे, हाउ दीज बैरियर्स विल वर्क. तो द फर्स्ट बैरियर जो आता है बेटा वो आता है फिजिकल बैरियर. फिजिकल यानी कि एक फिजिकल, जैसे हम सिंपली कह देते हैं कि पुलिस मैन जो होते हैं, व्हाट दे डू, पुलिस क्या करती है बेटा? पुलिस हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द डिफरेंट इलीगल एलिमेंट्स जो होते हैं, या दोज हु क्रिएट मिसक्रिएंट्स होते हैं, या जो कोई चोरी डकैती कुछ भी लूट पाट करे उससे बचाती है. अब उसके लिए तो सबसे पहले चीज़ है कि ये नहीं कि भाई पुलिस आके हमारे घर में आके और सीधा अटैक करने लग जाएगी. आप देखते हो कि अगर यूजुअली जैसे आतंकवादी होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, उनसे प्रोटेक्शन के लिए पहले उनका सर्च ऑपरेशन नहीं चलता. पहले तो क्या होता है बेटा, जो रोड्स होते हैं, एंट्री पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं. बैरिकेड्स आर व्हाट? दोज आर द बैरियर. बैरियर्स लगा दी जाते हैं ना. दे डू नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन. फर्स्ट दे चेक देम कि आप ठीक हो, हाँ ओके एंटर, आप नहीं, आपकी चेकिंग होगी. तो उसी तरह से ये बैरियर है. और उसमें सबसे फर्स्ट बैरियर क्या है बेटा? स्किन.
स्किन इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप सबको पता है बेटा, हम लोगों की स्किन इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल, और वो भी कौन सा वाला बेटा, मल्टी लेयर्ड होती है ना, मल्टी लेयर्ड होती है। और अपर लेयर जो होती है दैट इज कॉल्ड एज डेड सेल्स। तो वो डेड सेल्स की मल्टी लेयर्स होने की वजह से ये एक तरह से क्या कर रही है, हमें प्रोटेक्ट कर रही है, यानी इट डज नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ द एनी ऑफ बैक्टीरिया और पैथोजन। तो सबसे फर्स्ट है इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड फिजिकल बैरियर आता है बेटा म्यूकस। म्यूकस क्या है? म्यूकस इज अ सब्सटेंस विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द नेजल पैसेज ऑल्सो फ्रॉम, जब कफिंग करते हैं तो कफ इज व्हाट, म्यूकस। तो इट म्यूकस लाइन्स द रेस्पिरेटरी पैसेज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैसेज, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। अब ये म्यूकस कॉन्टीन्यूसली रिलीज होता है सो दैट इट कैन ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेते हैं। दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एंटर इनटू आवर बॉडी, हमारे किसी भी पोर्शन से अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करना चाहते हैं तो ये म्यूकस उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर लेते हैं बेटा, ट्रैप कर लेते हैं। तो दिस इज हाउ द फर्स्ट बैरियर, दैट इज द फिजिकल बैरियर, work. Now we come on to the second barrier, that is physiological barrier. Now physiological barrier में कैसे बेटा, यानी वो फिजियोलॉजी चेंज करती है। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या करते हैं, डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ द पैथोजन। पहले ने क्या करा फिजिकल ने, इट डज नॉट अलाउ टू एंटर द पैथोजन। फिजिकल बैरियर एंटर ही नहीं करने देती, बट अगर पैथोजन एनी हाउ एंटर्स इनटू आवर बॉडी, अगर वो एंटर कर भी जाते हैं तो फिर उसकी फर्दर ग्रोथ नहीं होने देती। पहली चीज़ तो एंटर ही नहीं होने देती, लेकिन बाय चांस एंटर हो जाए तो उसकी ग्रोथ नहीं होने देती। तो दैट इज, दीज आर द फिजियोलॉजिकल बैरियर विच डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ द पैथोजन, जो पैथोजन की ग्रोथ को नहीं होने देते। अब ये फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन कौन है बेटा, तो द वेरी फर्स्ट इज द एसिड इन द स्टमक। स्टमक में आपको पता है बेटा, हमारे स्टमक में क्या रिलीज होता है, HCl, और जिसका pH कितना होता है, 2 to 4 pH होता है, यानी हाईली एसिडिक होते हैं। तो दैट एसिडिक pH और दैट एसिड किल मोस्ट ऑफ द इंजेस्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अधिकतर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ये इंजेस्ट कर जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये जो इंजेस्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने लिए हैं। अब कैसे ले सकते हैं हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इफ़ यू आर ईटिंग द रोड साइड फूड, इट इज़ फुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिकॉज द रोड साइड पीपल दे डू नॉट मेंटेनेंस द पर्सनल एज वेल एज द पब्लिक हाइजीन। आई टोल्ड यू इन दैट कि हाउ टू मेंटेन द हाइजीन। सेकेंड आता है इज द सलाइवा इन द माउथ। Everybody knows the saliva contain the lysozyme enzyme, और ये lysozyme enzyme जो सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं वो बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व कर देते हैं। ये हम ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हैं। जब हमने बायोटेक्नोलॉजी किया था बेटा, उसमें अगर हमें बैक्टीरियल सेल का DNA को आइसोलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बैक्टीरियल सेल हैज़ टू बी ट्रीटेड विद लाइसोजाइम। उसको लाइसोजाइम से ट्रीट करवाया था उसकी सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए। तो एग्जैक्टली इन आर सलाइवा ऑल्सो दिस लाइसोजाइम एंजाइम्स आर प्रेजेंट। द सेम लाइसोजाइम एंजाइम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द टीयर्स। जो आंसू होते हैं उसमें भी ये लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, एंड दिस कैन ऑल्सो डिसॉल्व द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। नेक्स्ट स्वेट, पसीना, सीबम, ऑयल, है ना, ऑल्सो प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो अगर हम देखें कि पहले तो बात है हमारी बॉडी पे सभी जगह पर क्या है बेटा, स्किन है, यानी फिजिकल बैरियर है। अब अगर जहाँ पे स्किन नहीं है, जैसे कि जहाँ पर हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम नहीं है, आई टोल्ड यू ना कि हमारी स्किन मल्टी लेयर, जिसमें अपर लेयर डेड सेल्स की होती है, उन्हें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। तो जहाँ पे स्ट्रेटिफाइड, और वो भी केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम नहीं है, जैसे बकल कैविटी, फिर बकल कैविटी कहाँ पे एंटर करती है, एंटर इनटू द एलिमेंट्री कैनल।
या फिर रेस्पिरेटरी पैसेज में। ऐसे ही जो ओपनिंग होती है यूरिन पास करने के लिए, तो वो ओपन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट में। ऐसे ही एनस ओपन इनटू द एनस किसकी ओपनिंग है बेटा? एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग है। ईयर से अगर जाते हैं तो ईयर कैनाल के अंदर जाते हैं। तो एवरीवेयर वेर एवर द ओपनिंग इज देयर, सम ऑफ द सेकेंड फिजियोलॉजिकल बैरियर इज प्रेजेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ एसिड और इन द फॉर्म ऑफ सीबम। while in the gastrointestinal tract you know the mucus is there, in the urinogenital tract mucus is present, respiratory tract mucus is present। तो वो बैरियर्स हो गए। तो पहला फिजिकल बैरियर जो एंट्री नहीं करने देता, सेकंड फिजियोलॉजिकल बैरियर जो अगर एंटर कर गए एनी हाउ तो उसको ग्रोथ नहीं होने देता। ना नेक्स्ट वी कम ऑन टू द सेल्यूलर बैरियर, कि बाय चांस वो एंट्री भी कर गए और उन्होंने अपना नंबर भी इंक्रीज करने लगे। तो अब हमारा जो थर्ड बैरियर चलेगा, जिसे हम कह देते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, तो वो क्या होती है बेटा? दैट इज सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स। कुछ सेल्स हमारी ब्लड में और कुछ सेल्स हमारे कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, विच आर फैगोसाइटिक इन एक्शन। फैगोसाइटिक मतलब जो फीड करती है, तो फैगोसाइटिक इन नेचर। अब वो फैगोसाइटिक इन नेचर कौन कौन सी सेल्स हैं बेटा? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पूरे टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है, चाहे तो वो फिजिकल बैरियर के लिए पूछा जा सकता है या फिजियोलॉजिकल बैरियर के लिए पूछा जा सकता है। नहीं तो ये सेल्यूलर बैरियर में दे जस्ट आस्क व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PMNL। PMNL, P फॉर पॉली, M फॉर मॉर्फो, न्यूक्लियर, लिम्फोसाइट। तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ अ ल्यूकोसाइट। ये WBCs का टाइप है बेटा, जिसका न्यूक्लियर मल्टी लोब्ड है, पॉलीमॉर्फोलॉजिकल है, अलग अलग शेप का है। तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट ये एक तरह की क्या है बेटा? दिस इज अ टाइप ऑफ अ न्यूट्रोफिल, है ना। न्यूट्रोफिल आप लोगों को पता है ना बेटा, दोज विच टेक द स्टेन, उसके बेसिस पर हम एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल में डिवाइड करते हैं। तो दीज आर द न्यूट्रोफिल। अब ये बेटा कैसी होती है? मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है ना न्यूट्रोफिल का, और दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर। तो जब फैगोसाइटिक है तो अगर कोई पैथोजन एंटर कर गया और फिर वो फिजियोलॉजिकल बैरियर से भी बच गया, सपोज एसिड से भी बच गया, एंड देन इट एंटर्स इनटू आवर ब्लड, तो ब्लड में ये PMNL जो प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रोफिल्स, दे ईट देम अप, वो उन्हें खा जाएंगे। फर्स्ट, अगर पैथोजन ब्लड में नहीं एंटर करा, पैथोजन कनेक्टिव टिश्यू में चला गया, तो बेटा कनेक्टिव टिश्यू में भी इसका एक और इलाज है। कनेक्टिव टिश्यू में अगर चला गया तो कनेक्टिव टिश्यू में द मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट। कनेक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट है बेटा? मैक्रोफेजेस। और दीज मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट इन द टिश्यू एंड दे आर ऑल्सो फैगोसाइटिक इन नेचर। ठीक है। ब्लड में बेटा एक तो न्यूट्रोफिल काम करती है, एक होती है मोनोसाइट। आपको पता है ना, मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट WBCs, सबसे बड़े साइज की WBCs जो होती है वो मोनोसाइट होती है। अगर आप लोगों को नहीं रिमेंबर है तो जस्ट गो थ्रू द चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। उसके अंदर आप लोग जब ब्लड का पढ़ोगे तो यू विल स्टडी अबाउट इट इन डिटेल। तो मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट एंड दिस इज ऑल्सो फैगोसाइटिक इन नेचर। नेक्स्ट आते हैं कि इनके अलावा सेल्यूलर बैरियर में सम ऑफ द नेचुरल किलर्स आर ऑल्सो देयर। दीज नेचुरल किलर्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। आपको क्या क्या याद रखना है सेल्यूलर बैरियर में? PMNL, मोनोसाइट, मैक्रोफेजिस एंड नेचुरल किलर, जिसके अंदर PMNL, मोनोसाइट एंड नेचुरल किलर, all these three are the type of the lymphocytes, okay, while macrophages is a tissue or cell present in the connective tissue. So natural killer is a type of a lymphocyte which is specially present in some organs.
कुछ ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्प्लीन, लिम्फ नोड, लिवर, इवन लिवर में भी प्रेजेंट होते हैं। हम लोगों ने 11th क्लास में लिवर में पढ़ा था कि लिवर में कुफर सेल्स आर प्रेजेंट विच आर फैगोसाइटिक इन नेचर। एक्चुअली दोज कुफर सेल्स आर नथिंग बट द नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, तो ये जो नेचुरल किलर सेल्स हैं ये किस में प्रेजेंट होती हैं? लिवर में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड में। एंड दे डिस्ट्रॉय द टारगेट सेल बाय साइटोलाइसिस, है ना, साइटोलाइसिस से वो डिस्ट्रॉय करती है। और एक और वर्ड इसके लिए आता है एपोप्टोसिस, बट इट इज़ नॉट इन योर एनसीईआरटी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेंशनिंग इट। तो ये साइटोलाइसिस मतलब कि जो पैथोजन है उसकी सेल को ही लाइसिस कर देती है। लाइटिक मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड एपोप्टोसिस का मीनिंग होता है कि उस सेल को डाइजेस्ट ही कर जाती हैं, उसको जैसे वो अपना लाइफ स्पेन कर रही होती है उसी टाइम में उसको डाइजेस्ट कर जाती है। नेक्स्ट इननेट इम्यूनिटी का जो बैरियर है बेटा वो है साइटोकाइन बैरियर। ये साइटोकाइन बैरियर हमारी बॉडी में काम करता है अगेंस्ट वायरस इन्फेक्शन। यू हैव टू पे अटेंशन ऑफ दिस वायरस इन्फेक्शन। बेटा वायरस क्या करता है? नाउ डेज एवरीबडी नोज अबाउट द वायरस ड्यू टू दिस, थैंक्स टू कोरोना वायरस। आपको पता है वायरस वंस एंटर इनटू द सेल, इट passes its DNA or its genetic material in the cell, and its genetic material get incorporated मतलब attach हो जाता है with the cell DNA, and then it allow the cell to produce its copies and its toxin also. तो and after they lytic the cell, उसको सेल को ब्रेक करती है और उसमें से न्यू वायरसेस निकल के आते हैं। तो यहाँ पे हमारी बॉडी की सेल्स कैसे इससे प्रोटेक्ट होती हैं? तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होती हैं बिफोर रप्चरिंग या व्हेन रप्चर्ड, जब वो रप्चर्ड होती हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल, तो दे सिक्रीट अ प्रोटीन, वो एक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं और इस प्रोटीन को कहा जाता है इंटरफेरॉन। जब हमने कॉमन कोल्ड पढ़ा था बेटा डिजीज़, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था वायरल इन्फेक्शन में कि कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? वायरल इन्फेक्शन है, राइनो वायरस। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कॉमन कोल्ड हुआ है एंड इफ़ यू विजिट टू द डॉक्टर इट विल टेक ओनली 1 week टू क्योर, बट इफ़ यू डू नॉट विजिट टू द डॉक्टर इट विल टेक 3 to 7 days टू गेट क्योर्ड। तो वही चीज़ें 7 days ही आप डॉक्टर के पास जाओ या नहीं जाओ 7 days लगते हैं। तो वो 7 days क्यों लगते हैं क्योर होने में? डॉक्टर इज़ नॉट गिविंग अस एनी मेडिसिन अगेंस्ट दिस वायरस, ओनली इफ़ आवर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग इनफ। तो देन व्हाट इट डू? द वायरल इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट अ प्रोटीन कॉल्ड एज इंटरफेरॉन, और ये इंटरफेरॉन जो होती है दैट विल प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सराउंडिंग सेल्स। जैसे सपोज ये एक सेल है और ये इसकी सराउंडिंग सेल है, इसमें बेटा सपोज वायरस आ गया, ये वायरस न्यूक्लियस के साथ में हो गया और अपनी कॉपीज बना रहा है। जब ये रप्चर होएगी तो बिफोर रप्चर इट रिलीज सर्टेन प्रोटीन, ये कुछ प्रोटीन रिलीज करेगी बेटा, और वो प्रोटीन इनमें चला जाएगा नेबरिंग सेल्स में, एंड दिस प्रोटीन आर इंटरफेरॉन। और जब ये प्रोटीन इसमें चला जाएगा बेटा तो दिस सेल विल नॉट इन्फेक्टेड बाय द वायरस, ओके, तो विच प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन। तो दिस इज हाउ द इनेट इम्यूनिटी वर्क. Now we come on to the next immunity that is called as acquired immunity. The acquired immunity as the name indicate acquire कर रहे हैं in our lifetime, ले रहे हैं. तो सबसे पहली चीज़ तो it is a pathogen specific. इसमें बेटा क्या थी? ये पैथोजन स्पेसिफिक नहीं थी, नॉन स्पेसिफिक थी, ये पैथोजन स्पेसिफिक है. सेकेंड, यहाँ पे जो इंडिविजुअल होता है दैट एक्वायर दिस इम्यूनिटी ओनली आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी. Before birth this acquired immunity is not present.
सम ऑफ द एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर पासिस टू द फीटस। तो वो भी उसने क्या करा है बेटा, एक्वायर करा है, वो उसकी बॉडी में पहले से नहीं प्रेजेंट थी। दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इंडिविजुअल विच एक्वायर दिस इम्यूनिटी आफ्टर बर्थ and in some cases some of the antibodies during the pregnancy also, that is also the acquired immunity. Now acquired immunity की certain characteristic features होती है। अब वो क्या characteristic feature है किसका बेटा, acquired immunity का? तो सबसे फर्स्ट फीचर जो acquired immunity का है वो है बेटा specificity, यानी specific in nature। इन्नेट का क्या था बेटा, नॉन स्पेसिफिक, इसका क्या है, स्पेसिफिक। यानी इट हैज़ द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट पैथोजन। अलग अलग पैथोजन के लिए ये अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकती है, यानी डिफरेंट पैथोजन्स को ये आइडेंटिफाई कर सकती है कि दिस वन इज दिस पैथोजन, दिस इज दैट पैथोजन, इसके लिए वो वाली सेल चाहिए, एंटीबॉडीज़ चाहिए, इसके लिए ये एंटीबॉडीज़ चाहिए। तो वो डिफ्रेंशिएट कर पाती है बिटवीन द डिफरेंट पैथोजन। ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। सेकेंड बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है दैट कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ। ये आपको बहुत अच्छे से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है बेटा, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि ये डिफ्रेंशिएट करती है बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ। यानी अगर सपोज मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम है तो वो मेरी बॉडी की सेल्स को आइडेंटिफाई करेगा, और कोई दूसरी बॉडी की सेल्स अगर मेरी बॉडी में आती है तो वो उसे भी आइडेंटिफाई करेगा एज अ नॉन सेल्फ। मेरी बॉडी की सेल्स को क्या आइडेंटिफाई करेगा, सेल्फ, और दूसरे की बॉडी सेल्स को क्या आइडेंटिफाई करेगा, नॉन सेल्फ। इसीलिए यूजुअली जब कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूजुअली उनके रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट मतलब हमें किसी ने ऑर्गन डोनेट किया है। जब ऑर्गन डोनेट किया है तो वो नॉन सेल्फ हुआ बेटा हमारी बॉडी के लिए, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको क्या कंसीडर करता है, नॉन सेल्फ, और नॉन सेल्फ करेगा तो वो उसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स, और इम्यून रिस्पॉन्स करेगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो खैर ये तो पैथोजेंस के लिए है, तो पैथोजन को और हमारी बॉडी की सेल्स को ये आइडेंटिफाई करता है कौन बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का इम्यून रिस्पॉन्स। यानी इट कैन रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू द फॉरेन मॉलिक्यूल ओनली। फॉरेन मॉलिक्यूल पर ही रिस्पॉन्ड करता है बेटा, इट रिस्पॉन्ड ओनली नॉन सेल्फ या फिर फॉरेन मॉलिक्यूल, एंड अवॉइड द सेम रिस्पॉन्स टू द मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी। यानी सेल्फ की बॉडी को पे वो ही रिस्पॉन्स अवॉइड करता है, नहीं होने देता, सो दैट आवर बॉडी सेल्स रिमेन प्रोटेक्टेड एंड द पैथोजन गेट किल्ड। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की वो क्या है बेटा, दैट इज द मेमोरी। नाउ once a pathogen enter into our body, suppose we can take the example of the virus which causes the smallpox enters into our body, then what happens, या फिर अगर ट्यूबरक्लोसिस के लिए बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करा तो ये एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स नॉट ओनली जनरेट द रिस्पॉन्स टू एलिमिनेट दैट इन्वेडर, वो उस इन्वेडर को एलिमिनेट करने के लिए, उस इन्वेडर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, वो तो करेगा ही, और साथ में इट कीप सर्टेन मेमोरी। वो उस फर्स्ट एनकाउंटर, जो फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हुआ था उस पैथोजन से, उसकी मेमोरी को रिटेन करता है, रख लेता है अपने पास। एंड ऑन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर, यानी कि नेक्स्ट टाइम अगर वही सेम पैथोजन फिर एंटर करा, जैसे सपोज मेरे बॉडी में एक बार ट्यूबरक्लोसिस के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोस
से एंटर करा, क्या होगा बेटा, मेरा इम्यून रिस्पॉन्स अगर स्ट्रॉन्ग है, मेरी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगा बेटा। अब रिस्पॉन्ड करेगा, आई विल नॉट गेट ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। माइल्ड फीवर हो सकता है बट इट कैन बी क्योर। बट नेक्स्ट टाइम इफ द सेम पैथोजन एंटर इनटू आवर बॉडी, तो मेरा बॉडी का रिस्पॉन्स फास्ट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और वो उसको माइल्ड फीवर भी कॉज नहीं करने देगा। सेम चीज, इफ़ यू गेट स्मॉल पॉक्स इन योर चाइल्डहुड, यू विल नॉट गेट द सेम स्मॉल पॉक्स इन होल ऑफ देयर लाइफ टाइम। इसका मतलब ये नहीं कि स्मॉल पॉक्स आपकी बॉडी में, स्मॉल पॉक्स के पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर नहीं करते, नहीं, एंटर करते हैं, लेकिन आपको स्मॉल पॉक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट मेमोरी रखता है, और वो सब्सिक्वेंट एनकाउंटर यानी नेक्स्ट एनकाउंटर में ज़्यादा तेज रिस्पॉन्स शो करते हैं, और उस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स, दैट वी विल स्टडी फर्दर। तो इस तरह से जो इम्यून रिस्पॉन्स आता है बेटा, हमने अभी क्या पढ़ा बेटा कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? फर्स्ट इज द स्पेसिफिसिटी, second discrimination between the self and the non-self, and third is the memory. Now immune response, कि हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है जब कोई भी पैथोजन फर्स्ट टाइम एंटर करे, या फर्स्ट टाइम एंटर करके नेक्स्ट टाइम भी एंटर करे, यानी सब्सिक्वेंट एनकाउंटर। सब्सिक्वेंट का मतलब है फर्स्ट एनकाउंटर के बाद कितनी भी बार एंटर करे, उनके लिए वर्ड यूज होगा सब्सिक्वेंट एनकाउंटर। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है बेटा? दिस इज द इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी आफ्टर द फर्स्ट एनकाउंटर। जब फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो जो रिस्पॉन्स होता है, दैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज प्राइमरी रिस्पॉन्स। One thing you have to keep in mind, primary response is of low intensity. होता भी है ना, पुलिस वाले अगर किसी को पकड़ लेते हैं चोर को चोरी करते हुए, तो एक बार तो उसको धमकी दे के छोड़ देते हैं कि आगे से ये काम मत करना, या अगर आप लोग ट्रैफिक रूल्स ओबे नहीं करते हो तो पुलिस वाले आपको धमकी दे के छोड़ देते हैं कि अगर भाई ये ट्रैफिक रूल्स ओबे करना आगे से, तो वो लो इंटेंसिटी का होगा। लेकिन अगर उसी पुलिस वाले ने आपको नेक्स्ट डे फिर वापस से डिसओबे करते हुए पकड़ लिया, तो आपके से वो चालान ही काटेगा आपका। तो जो वो चालान काटेगा वो उसका सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा बेटा। प्राइमरी रिस्पॉन्स लो इंटेंसिटी का होता है, जो फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करती है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है, अगर सब्सिक्वेंट उसके बाद में कभी भी एनकाउंटर हो विद द सेम पैथोजन, तो that shows a highly intensified response, and that is called as secondary response. Subsequent encounter with the same pathogen shows a highly intensified response, and that is called as secondary response. ये usually exam में आता है, primary response और secondary response. This secondary response जो है, it is also known as anamnestic response. ये तो हर हालत में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स? तो एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स इज द सेकेंडरी रिस्पॉन्स शोन बाय आवर इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट, बिकॉज आवर बॉडी ऑलरेडी हैव अ मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, पहले से ही एनकाउंटर की मेमोरी है, तो उनको उसके लिए सेकेंड रिस्पॉन्स करने में, अगर मैंने आपको कहा ना कि एक बार आपने डिसओबे किया फर्स्ट टाइम, तो पुलिस वाले जो होंगे दैट विल ओनली गिव यू द वार्निंग एंड लीव यू। बट सेम पुलिस वाले ने आपको नेक्स्ट डे या कभी भी 15 दिन बाद, 10 डेज बाद, महीने बाद दोबारा से डिसओबे करते हुए देख लिया, तो उसको ये मेमोरी रहेगी, अरे ये बंदा या ये बंदी तो पहले भी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो वही चीज़ है कि जो फर्स्ट एनकाउंटर की मेमोरी है वो उनके पास, इम्यून सिस्टम के पास ऑलरेडी रहती है, तो वो ज़्यादा इंटेंसिफाइड, ज़्यादा तेज रिस्पॉन्स शो करती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। अब आता है कि ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कैसे होता है हमारी बॉडी में बेटा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स दोनों ही कैरिड आउट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ द लिम्फोसाइट्स।
लिम्फोसाइट्स यू नो, WBCs। अब बेटा WBC में होते हैं ना डिफरेंट टाइप के, तो WBCs यानी कि लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में भी दो टाइप के लिम्फोसाइट्स हैं बेटा, वन इज B लिम्फोसाइट्स एंड सेकेंड इज T लिम्फोसाइट्स। कई बार हम इनको सिंपली B सेल और T सेल्स भी कह देते हैं। व्हाट डज इट मीन B सेल्स और T सेल्स, या B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट? एक्चुअली हमारा जो ब्लड होता है बेटा, जस्ट कीप इन माइंड, लिसन केयरफुली, ब्लड का जो सिंथेसिस होता है वो सिंथेसिस बोन मैरो में होता है, यानी बोन मैरो विल प्रोड्यूस RBCs ऑल्सो, बोन मैरो प्रोड्यूस WBCs ऑल्सो, और बोन मैरो में ही मेगा कैरियोसाइट से प्लेटलेट्स भी बनती है। ठीक है, यानी बनी सब कहाँ पे, बोन मैरो में। और फिर WBCs RBCs तो फॉर्म भी बोन मैरो में हुई और मैच्योर भी वहीं होके आ गई। WBCs जो होती हैं दे आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, बट दे मे मैच्योर इन द बोन मैरो ऑल्सो, और दे मे नॉट गेट मैच्योर इन द बोन मैरो। तो बोन मैरो में अगर मैच्योर नहीं होती तो वो कहाँ मैच्योर होंगी, तो दे मे गेट मैच्योर इन द थाइमस। हम लोगों ने 11th क्लास में थाइमस ग्लैंड पढ़ी थी बेटा। इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टर्नम, यानी चेस्ट बोन के नीचे, हार्ट से ऊपर प्रेजेंट होती है। एक छोटी सी ग्लैंड बताई थी बेटा, एंड दिस ग्लैंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इम्यूनिटी। और धीरे धीरे इसका साइज स्मॉल होता जाता है, रिसाइड होती जाती है, और 1822 के बाद बहुत स्मॉल रह जाती है, और ओल्ड पीपल में तो ऑलमोस्ट रिग्रेस हो जाती है। तो दिस थाइमस, अगर WBCs, अगर lymphocyte get mature in the thymus, then those lymphocytes are called as T lymphocytes. Okay, and if the lymphocytes mature in the bone marrow, then they are called as B lymphocyte. So in the next video, we will talk about the कि how this B and T lymphocyte work, and how the antibodies are formed, and what is the structure of antibody. Thank you.